यूनियन बजट 2021-22 जिसका इंतजार कई दिनों से हर कोई कर रहा था, वो भी जिसका कोविड में कामकाज नहीं चला, वो भी जो कि फॉर्म बिल से जुड़ी बातें जिसको तंग कर रही थी कि फॉर्म बिल सही है या नहीं है। इसके अलावा वो भी वेट कर रहा था क्योंकि वेस्ट बंगाल, असम और केरला में आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों में असेंबली के इलेक्शंस भी हैं, और वहाँ वहाँ के लिए क्या होगा, सरकार बजट में क्या उनके लिए स्पेशल देगी। और इसके अलावा वो व्यक्ति भी इंतज़ार कर रहा था जिसके लिए डीजल, पेट्रोल और जो बाकी संसाधन है उसकी महंगाई जो है वो लगातार उसको फेस करनी पड़ रही थी। और साथ ही साथ जिन लोगों की जॉब गई, जिन लोगों के लिए ये 2020 का साल काफ़ी अच्छा नहीं गुजरा, हर कोई जो चाहे अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, इस बजट का इंतज़ार कर रहा था। क्या है इस बजट के की हाइलाइट्स, क्या किन किन को क्या क्या मिला और किस तरह से अब वादे किए गए हैं, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जो मेन कुछ की हाइलाइट सबसे पहले मैं बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर को खास तो कुछ नहीं मिला, पर ले के लिए, यूनियन टेरिटरी ले के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़रूर उसके उसको बनाने की बात जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने की है। इसके अलावा बिल की शुरुआत करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक जो सेइंग है उनकी वो पढ़ी, और उसके बाद जब शुरुआत की तो कुछ की पॉइंट्स उन्होंने कहे कि इस बार का जो बजट होगा वो कुछ इन इन चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो घूमेगा, और वही चीज़ें जो हैं वो बाद में समझ आई। सबसे पहले नेशन फर्स्ट, कि हमारा देश जो है वो सबसे पहले, फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए ये दूसरा मकसद। तीसरा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस तरह के पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए वो इस फाइनेंशियल बजट में उठाए गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्दी इंडिया, इसके अलावा गुड गवर्नेंस, एजुकेशन फॉर ऑल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये कुछ की पॉइंट्स थे। हालांकि 6 पिलर्स की बात निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर की है, और वो 6 पिलर्स क्या हैं, वो पिलर्स ये हैं: हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, उसके बाद री इनिवोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&B, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इन 6 पिलर्स पर जो है बजट जो है वो रखा गया। और ख़ास तौर पर जो अगर बात करूँ असेंबली इलेक्शंस को लेकर, जो वेस्ट बंगाल में, केरला में और असम में आने वाले महीनों में होने हैं, और उसको लेकर सरगर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, लगातार दौरे चल रहे हैं, चाहे वो सेंटर के मिनिस्टर हों, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर्स हों, लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी अपनी तरफ से वादे कर रहे हैं। और उम्मीद थी कि इस इलेक्शंस को देखते हुए भी बजट में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और वही हुआ भी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी पहल जो है वो निर्मला सीतारमन जी ने अपने इस बजट में बताई है। वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपया, केरला के लिए 65,000 करोड़ रुपया, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज को बनाने का कामकाज होगा, और असम के लिए 3400 करोड़ रुपया। ये कुछ मुख्य असेंबली इलेक्शंस को देखते हुए कहें, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इन 3 स्टेट्स में शुरू करने जा रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट, उसके लिए बात की गई। इसके अलावा एक रेलवे बजट भी जो है वो दिया गया है, जिसमें करीबन 1,10,055 करोड़ रुपया रेलवे को दिया जाएगा, जिनमें से 1,07,100 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा जाएगा। इसके अलावा एक न्यूमोकोकॉल, एक वैक्सीन जो होती है, न्यूमोकोकॉल इन्फेक्शन के लिए जो वैक्सीन होती है, ये वो इन्फेक्शन है जो कि कुछ ही स्टेट्स में पाई जाती है, पर बैक्टीरिया या फिर किसी और इन्फेक्शन की वजह से शुरू होती है, और कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को उसकी वजह से हो जाती हैं। इसमें 5 स्टेट्स को बढ़ाकर जितनी भी स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें ये वैक्सीन जो है वो बांटी जाएगी। और इससे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का मानना है कि 50,000 से ज़्यादा जो मौतें हर साल होती हैं इस इन्फेक्शन की वजह से, इस वायरस की वजह से, वो जो है वो टल सकेंगी, उसे बचाया जा सकेगा। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पूरे देश में जो एक बढ़ती सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश के लिए बन रही है, एयर पोल्यूशन की, साफ सफाई की, उससे खासा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। करीबन 1217 करोड़ रुपया 42 अर्बन सेंटर्स के लिए जो है वो रखा गया है, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा होगी जिस भी सिटी की। उसमें 1217 करोड़ रुपया ओवरऑल करीबन 42 अर्बन सेंटर्स के लिए जो है वो खर्चा जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए
ओवरऑल जो पिछले फाइनेंशियल बजट में, पिछले यूनियन बजट में 4.39 लाख करोड़ रुपया था, अब उसमें 5,54,00,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। ये कुछ मोटा मोटी बातें जो हमें समझ आ रही है वो आपके साझा कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को में, क्योंकि 2020 में ये हमें पता चल गया कि हेल्थ में जितना भी इन्वेस्ट किया जाए वो कम है, और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे एक कंट्री को अपने आप को बचाने के लिए आने वाली आपदा के लिए। तो उसमें करीबन 2.33 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्चेगी, जो कि पिछली बार सिर्फ 69,000 करोड़ रुपया था। तो या आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर सरकार ने ये सोचा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना है, जिसमें टायर 2 टायर 3 के हॉस्पिटल्स बनाना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसके अलावा जो भी वैक्सीन है या फिर बाकी सब चीज़ें हैं उस पर इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जो पेंशन लेते हैं उन्हें आईटीआर भरने का कोई भी उनको ज़रूरत नहीं होगी आईटीआर भरने की। इसके अलावा जिनकी इनकम जो है सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है उन्हें टैक्स नहीं भरना होगा। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो बातें की गई हैं जिसमें कोविड वैक्सीन को लेकर जो वितरण किया जा रहा है कोविड वैक्सीन का, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपया रखा गया है इस बजट में। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का अगले 6 साल में जो है वो आउटले किया जाना है, उसके लिए रखा गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए भी निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए के तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स में ब्लॉक्स या फिर उन सब के लिए कुछ स्पेशली तैयारियां जो है वो की जाएंगी। न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो ऑलरेडी भारत सरकार का चल रहा है उसका, जो कि पोषण अभियान है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिसका नाम पोषण अभियान है, वो मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत भी इसी बजट से जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें कही गई है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हीकल जो कि 15 साल या 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनके लिए एक स्क्रैपिंग की तैयारी जो है वो गवर्नमेंट कर रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी 15 साल की हो चुकी है कमर्शियल गाड़ी, और अगर आपकी गाड़ी कोई अगर नॉन कमर्शियल गाड़ी है और उसकी 20 साल हो चुकी है, तो स्वास्थ्य यानी कि गाड़ी का स्वास्थ्य चेक कराने के बाद अगर गाड़ी कंडीशन खराब है तो उसकी स्क्रैपिंग के लिए कि उसको नष्ट किया जाए और किस तरह से जिसकी भी वो गाड़ी है उससे भी कुछ फ़ायदा हो और ज़्यादा नुकसान उसे ना झेलना पड़े, उसको देखते हुए भी एक प्लानिंग जो है वो की जा रही है। और 15 साल कमर्शियल और 20 साल नॉन कमर्शियल जो गाड़ी चल चुकी है उसका टेस्ट कराना रेगुलर जरूरी होगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा ही प्रावधान जो है वो बनाया गया है। 15 साल, 20 साल और 25 साल हर 5 साल बाद नॉन कमर्शियल गाड़ी को फिटनेस टेस्ट करवाना होगा, और हर कमर्शियल गाड़ी को 15 साल की जब वो गाड़ी हो जाएगी उसके हर 6 महीने बाद जो है उसे अपना एक टेस्ट जो है वो करवाना होगा। कुछ और चीज़ें जिसमें मैं बता दूं, रेलवे के लिए भी मैंने बता दिया, रेलवे बजट काफ़ी ज़्यादा इस बार ही दिया गया है। और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि इंश्योरेंस में पहले 49% थी उसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि बाहर की कंपनीज डायरेक्टली आकर आपकी जो यहाँ पे कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर पाए या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद पाए, पर उसमें ज़रूरी ये है, पहले ये होता था कि 51% शेयर किसी इंडियन कंपनी का, किसी इंडियन व्यक्ति का होना चाहिए, पर अब उसे घटाकर 26% कर दिया गया है। यानी कि बाहर की कंपनी अपना पैसा 74% यहां पर लगाकर 26% यहां का किसी और व्यक्ति का ऐड कर कर जो है अपनी कंपनी यहां पर खोल सकती है। इंश्योरेंस में ये एक रिवाइज किया गया है। इससे पहले रिटेल में जब ये रिवाइज किया गया तो काफ़ी परेशानी रिटेलर्स ने बताई थी कि हमें आ रही है, और उसके बाद वॉलमार्ट जैसे कई सारे और ब्रांड जो है वो इंडिया में आए। जम्मू में भी एक बेस्ट प्राइस कर वॉलमार्ट और भारतीय एयरटेल का एक वेंचर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। और इसके अलावा कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 20,000 करोड़ रुपया सरकार जो है वो देने वाली है अगली बार के इसी बजट में। इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि
कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं और जो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि लगातार लॉस झेल रही हैं या जिसका बर्डन जो है वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार पड़ रहा है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार जो है प्रावधान बना रही है। उसका भी एक खाका तैयार किया जा रहा है। एलआईसी में आईपीओ यानी कि जो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है उसे भी शुरुआत करने की बात जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने की है। हालांकि इस पर डिटेल में अभी बात नहीं हुई। फॉर्म बिल को लेकर और फॉर्मर्स से जुड़ी जानकारी इस बजट में दी जाएगी, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही थी। बीच में बजट के बीच में कुछ शोरगुल भी हुआ जिसमें कि अपोजिशन के द्वारा ये नारे भी लगाए गए कि फॉर्म बिल जो है वो उसे हटा दिया जाए। फॉर्म बिल जो जिसको लेकर जो फार्मर्स हैं कई सारे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं और 26 जनवरी वाला जो इंसिडेंट हुआ वो आप सबको पता ही है। तो उसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं मैं जो आपको बताना चाहूँगी। उसमें सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि फार्मर्स के वेलफेयर के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उससे ये इंश्योर किया जाएगा जितनी भी एक फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितने में वो तैयार करता है एक फसल को, उसका 1.5 गुना ज़्यादा जो है वो उसको एमएसपी मिले। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए पूरे प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। जिस तरह से मैं पहले बता रहा था, 2 पब्लिक सेक्टर और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें डिसइन्वेस्ट करने की बात जो है वो सरकार ने सोची है। और इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की जा रही है। आपको पता ही है 5 साल का इसे शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और उसको अब आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा प्रोक्योरमेंट अपडेट्स पर भी कहा है सरकार ने कि जो फार्मर्स हैं उसके लिए करीबन 75,060 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट सरकार ने कर ली है। और कई सारे और भी कोशिशें कर रही है कि फार्मर्स जो हैं वो लगातार उनकी इनकम डबल की जाए और उसके लिए लगातार प्रयास किए जाएं। एमएसएमई यानी कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए 700 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने रखा है। और इसी जो पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा कम था और उसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहां से रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि एजुकेशन और जो हेल्थ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और उसमें हेल्थ में पैसा इतना ज़्यादा लगाना ये काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी आने वाले समय में। जिस तरह से हमने कोविड महामारी को देखा, इसी तरह की महामारी आने वाले समय में भी आ सकती हैं। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो 20,000 करोड़ रुपया सरकार ने देने की बात की है, वो भी कहा है सरकार ने कि बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगी, जिससे कि जो अल्टीमेटली बेनिफिट जो आम व्यक्ति है या फिर कोई बिजनेस करना चाहता है उसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो लोन दे पाएंगे। और इसके लिए प्राइवेट बैंक्स या फिर कोई और जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो एक्सप्लॉइट ना करें उस अपॉर्चुनिटी को। तो उसको देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि काफ़ी अच्छा काम नहीं कर रही हैं, सिक इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, सिक यूनिट्स बनती जा रही हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, उसे किस तरह से रिवाइव किया जाए। अगर वो रिवाइव होने की कगार पर नहीं है, स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो उसे किस तरह से बंद किया जाए ताकि कम से कम लॉस हो और सरकार अपना पैसा रिकवर कर पाए। इन सारी चीज़ों पर ये फाइनेंशियल बजट जो है वो आगे पीछे घूमा है। और अब हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो नुमाइंदे हैं, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो कॉमर्स से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनसे लगातार बातचीत करते जाएं कि किस तरह का ये बजट है और क्या उनका मानना है कि क्या इस बजट में आम जनता के लिए जो चीज़ें उम्मीद जताई जा रही थी, जिसमें पेट्रोल, डीजल और बाकी जो कुकिंग गैस के जो रेट्स लगातार बढ़ रहे थे उसमें गिरावट नहीं कर सरकार ने किस तरह का फैसला लिया है। उन चीज़ों की उम्मीद जो थी, क्या अब जो कल 4 बजे के बाद जो बातचीत होनी है लोकसभा में उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जाए। इन सारी चीज़ों पर अभी डिटेल में चर्चा करनी बाकी है। और आपके रिएक्शन जो भी हों आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। फिलहाल के लिए यूनियन बजट से जुड़े कुछ जो की हाइलाइट्स थे वो मैंने आपके साथ साझा किए। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें।